नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ ऐसी शख्सियतें जिन्होंने मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया है, यानी दिव्यांगिता जैसे बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी हैं। ऐसी शख्सियतें हमारे साथ सर्वेश्वरी रानीवाला। सर्वेश्वरी जी से इनकी अपनी जुबानी आप तक पहुंचाएंगे, एक किस तरह इन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया और ये काम करके कैसा ये महसूस करती हैं। आइए बात करते हैं सर्वेश्वरी रानीवाला जी से। सर्वेश्वरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज बुलाया है। और दिव्यांगता के पर बात करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ जी, क्योंकि यह विषय ऐसा है जो कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। बिल्कुल। किसी को पता ही नहीं है कि क्या होती है। लोग बात करते हैं अरे आज गर्मी बहुत है, तो ये तो बहुत टेम्परेरी चीज़ है, गर्मी तो हर साल होती है। जी जी। लेकिन दिव्यांगता क्या होती है जी, वो लोग कैसे जूझते हैं इस गर्मी से। इस गर्मी से मेरा मतलब है दिव्यांगता से कैसे जूझते हैं। जी जी। और आम आदमी उनसे समायोजित होता है या नहीं होता है, यह बात करने के लिए मैं आज आई हूँ। और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब ये आपका जो मुद्दा है, जो मुद्दा जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ जी, वो जब लोग सुनेंगे तब लगेगा कि हाँ, वास्तविकता में एक ऐसा विषय है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। जी। सर्वेश्वरी जी, आप अध्यक्ष मूक बनिरान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। ये स्कूल प्रारंभ आपने किया तो कैसे मन में ये चीज़ें आई और जिस तरह आपने दिव्यांगता को अपने हाथ में लिया और आज समाज के मुख्य धारा से आप जोड़ रहे हैं, तो ये पल कैसा रहा आपके साथ? सबसे पहले ये बता दूं कि यह स्कूल 1975 में मेरे दादा ससुर जी ने, सेठ श्री गणेशी लाल रानीवाला ने जी शुरू किया था। उनके पास एक टीचर आया था और वह विशेष टीचर था और वो 7 बच्चों को कहीं पढ़ा रहा था। जी। जिस महानुभव ने उसे एंगेज किया था पढ़ाने के लिए, जिसकी बेटी की शादी हो रही थी जी, तो उन्होंने कहा उस टीचर से कि अब आपका काम ख़त्म हो गया, मेरी बेटी की शादी हो रही है, अब मैं और नहीं आपको फीस दे पाऊँगा। जी जी। तो वो उसके दिमाग में क्या आया, वह मेरे दादा ससुर जी के घर आया और बोला कि साहब ये बच्चों का क्या होगा, 7 बच्चे और हैं, इनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। जी। तो मेरे दादा ससुर जी ने कहा कि ऐसा कर, तू मेरे गैराज से शुरू कर ले। जी। तो ऐसे ही स्कूल की नींव रखी गई 1975 में। 7 बच्चे और एक ये टीचर, जिसकी तनख्वाह मेरे दादाजी देते थे जी। शुरू में। फिर उन्होंने समाज को जोड़ा। बिल्कुल। और समाज उनके मिलने वाले हैं, मिस्टर CR दास थे उस समय, CEO थे DCM के, श्री सीताराम जी के देवलिया थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और काफ़ी भामाशाह लोग थे, भामाशाह मंडी के लोग थे जिनको जोड़ा उन्होंने। और ये फिर सरकार से अप्लाई किया ज़मीन के लिए। तो अभी जो ज़मीन है जिसमें अभी हमारी बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल चल रही है, बाल विकास केंद्र, वह ज़मीन हमें मिली और इस तरह से स्कूल चल पड़ी। धीरे धीरे पहले ये 5th स्टैंडर्ड तक हुई, प्री प्राइमरी थी, फिर 5वीं तक हुई, फिर 8वीं तक। 2012 में ये 10वीं तक हुई और 2022 में ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी, जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं एट ए टाइम। अब बात यह है कि अब यह समय आ गया है कि हमें सिर्फ पढ़ाई के अलावा जी इन नैरेटिव चेंज करना है दिव्यांगता के लिए। बिल्कुल। हमें इनका समायोजन करना है सोसाइटी में।
बिल्कुल। और वो सोसाइटी में समायोजन इस तरह से करना है कि सोसाइटी इनके साथ समायोजित होए, समाज इनके साथ समायोजित होए। बिल्कुल। ये कैसे जाके सोसाइटी में समायोजित होते? इनको जॉब्स नहीं मिलते, डेफ बच्चों को बिल्कुल जॉब्स नहीं मिलते हैं क्योंकि इनके पास लैंग्वेज नहीं है, लोग इनको समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो इनकी लैंग्वेज है भारतीय सांकेतिक भाषा, बिल्कुल जो आम आदमी को नहीं समझ में आती है। जी तो मुश्किलें यहाँ आती हैं। जी। सर्वेश्वर जी, इस सरकार की तरफ से इस तरह के जो शिक्षक हैं वो प्रोवाइड होते हैं ताकि भाई इसमें देखा जाए तो बधिर, मूक और ब्लाइंड है ना, इनमें पढ़ाने की शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए कैसी व्यवस्था है सरकार की तरफ से? इसमें स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएड के जी। टीचर्स होते हैं जो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ब्रेल जानते हैं और ब्लाइंड मेथड्स जानते हैं। और जी। डेफ शिक्षक जो होते हैं, जो ऑडियोमेट्री, स्पीच थेरेपी और इंडियन साइन लैंग्वेज के ज़रिए सिखाते हैं। तो हमें समाज जो बाधित बाल विकास केंद्र है जी। वो 100% सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर से अनुदानित है, राजस्थान से अनुदानित। जी जी सो जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं मिलते हैं। जी। वे उनके ज़रिए आरसीआई रजिस्टर्ड हैं। आरसीआई मीन्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जी। तो वहाँ से रजिस्टर्ड होते हैं और उनकी तनख्वाह हमें सरकार देती है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। जी जी। सर्वेश्वर जी, जो सरकार की तरफ से जो अनुदान आपको जो मिलता है, जो नियमानुसार, ये कम नहीं होता? क्या मानती है आप इसमें? यानी बढ़ना चाहिए क्योंकि दिव्यांगिता का मामला है, क्योंकि देखिए सरकार जो देती है मैं उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी हूँ सरकार की, लेकिन दिव्यांगता का बजट जो है जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के थ्रू ही मुझे जानकारी मिली है कि सबसे कम बजट ही दिव्यांगता को मिलती है। हम हमेशा उनसे संपर्क में रहते हैं कि हमारी मांगों के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये पास ही नहीं हुआ। जी। तो ये एक अभिशाप ही है कि दिव्यांगता के लिए बजट बहुत कम है। जितना देते हैं वो हम सारा यूज़ करते हैं। जी। वो जिस हेड में हमें देते हैं वो सारा उपयोग हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए देते नहीं हैं वो, लेकिन ठीक है, हम कहीं से तो हमें एक पक्का सोर्स ऑफ इनकम तो है उनके जी। इस चीज़ के लिए। जी मैडम, देखा जाता है कि ऐसे बच्चों का IQ बहुत बड़ा होता है, यानी समझ फर्क बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो आप तो उनके बीच में रहती हैं, कैसा एक महसूस होता है आत्मीयता? मुझे आत्मीयता, आप मुझे लगता है कि मैंने 2013 में ज्वाइन किया। जी जी। जबकि मुझे इसको पहले ही ज्वाइन करना था, लेकिन मैंने मेरे ससुर जी से कहा था, मेरे पहले मेरे दादा ससुर जी संभालते थे। जी। फिर मेरे ससुर जी श्री महेंद्र कुमार जी रानीवाला वो संभालते थे। वो हमेशा कहते थे तू आजा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तू आजा संभाल। तो मैं कहती थी मेरे बच्चे जब कॉलेज चले जाएंगे, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है, बिल्कुल पूरा टाइम मुझे 100% इसको देना है, बिल्कुल। तब मैं आऊँगी। तो 2013 में मैंने ज्वाइन किया। तो जब से मैंने ज्वाइन किया मैंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, मुझे कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती। मेरे बच्चे सब बुलाते रहते हैं, आ जाओ मम्मी, सब बाहर हैं, कोई दिल्ली में है, कोई मनाली में है, कोई बम्बई में, आ जाओ रहने, आ जाओ 15 दिन यहाँ रह लो आप। मैं कोई ना कोई बहाने स्कूल में अब ये है, स्कूल में वो, मेरी जाने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि मुझे बहुत काम दिखता है। मुझे लगता है कि मैं वहाँ चली जाऊँगी तो फिर यहाँ कौन देखेगा। और जो बच्चे, जहाँ तक उनके IQ और ये, वो सामान्य बच्चे हैं। बिल्कुल। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, जो MR बच्चे होते हैं, उनकी IQ लो होती है। ये तो नॉर्मल बच्चे हैं, खाली इनकी एक इंद्री कम है। जी जी। जिसको दिखता नहीं है उसकी दिखने की इंद्री कम है, और जिसको सुनता नहीं उसको, तो इनका माइंड तो पूरा 100% विकसित है। बिल्कुल। सो इनको हमको खाली एक इशारा काफ़ी होता है समझने के लिए, फट समझ जाते हैं, क्योंकि इनको और सारी बाहर की स्टिमुलाई नहीं मिलती है। आज एक बच्चा है जो सबको जिसको सबको, जो हम नॉर्मल बच्चा है, वो उसका मन यहाँ डाबका मारता है, वहाँ डाबका मारता है, ये करूँ वो करूँ। इन बच्चों का मन डाबका नहीं मारता है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनको यही काम करना है। बिल्कुल। और विशेष स्कूल में आने के बाद जब स्कूल आते हैं तो उनका समाज यही बन जाता है।
बिल्कुल। यहाँ पे वो अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, अपने डेफ बच्चा डेफ से मिलता है, उसको बाकी दुनिया से मतलब ही नहीं। बिल्कुल। मैडम, जो बच्चे हैं उनको आप आत्मनिर्भर बनाती हैं, क्योंकि वो ऐसा काम सीखे जो समाज उसकी तरफ देखे। आपका हमेशा ये प्रयास रहा है? बिल्कुल रहा है सर। हम लोग हमारी स्कूल में इनको टेलरिंग सिखाते हैं जी। फैब्रिकेशन सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, अभी मसाला पीसना सिखाते हैं, चक्की चलाना सिखाते हैं कि गांव-गांव में बिल्कुल चक्की मसाले की ज़रूरत है ताकि ये गृह उद्योग करें। नया हमने शुरू किया है बागवानी। आजकल एक प्रथा चली है कि फूल जो भेंट देते हैं, कोई आता है, उसके बदले हम एक प्लांट, एक पौधा देते हैं। तो वो शुरू किया है, पौधे बनाते हैं बच्चे। हमने एक हमारा ब्रांड बनाया है स्वावलंबन के नाम से। हम पौधे लोग बेचते हैं। नर्सरी एक छोटी सी बना रखी है स्कूल में, ताकि ये बच्चे इससे उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। हम स्टाइपेंड भी देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब ये सब कुछ सीख लेते हैं तो भी इनको काम नहीं मिलता है। बाहर जाते हैं, आपको पता होगा 73.5% लोग डेफ लोग अनएम्प्लॉयड हैं भारत में, इनको काम नहीं मिलता है। जबकि ये क्वालिफाइड है, स्किल है, इनके पास डिग्री है और 4-4, 5-5 साल एक सब्जेक्ट सीखते हैं। फैब्रिकेशन क्लास 6 से सीख जाते हैं, शुरू कर देते हैं काम सीखना। 14 साल से बड़े होते ही ये लोग काम सीख लेते हैं, लेकिन इनको नहीं मिलता है काम, क्योंकि इनके पास कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है। इनके पास लैंग्वेज, इनकी साइन लैंग्वेज है, और आम आदमी साइन लैंग्वेज समझता नहीं है, ना समझना चाहता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, समझना नहीं चाहता है। जी। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जब साइन लैंग्वेज जैसा जो है, ब्रेल है, जो ब्लाइंड है और जो फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको फिर भी जॉब्स मिल जाते हैं। जी। जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको टीचिंग में जॉब्स मिलते हैं, उनको कंप्यूटर्स पे जॉब मिल जाते हैं। लेकिन जो डेफ बच्चे होते हैं, जो बधिर बच्चे होते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि आज आप ही हो या कोई और है, वो बोलेगा ये कौन इसके कौन माता बच्ची करे, कौन उनके साथ कम्युनिकेशन करे। जी। जब न्याय नहीं मिलता, गांव हमारे यहाँ हर 15-20 दिन में एक कोई भी थाने से SHO या CO आता है, वो आता है और बोलता है कि इस बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है, इसका बयान लेना है। गाँव की बात करें तो जब वो आते हैं हमारे यहाँ, तो उनको साइन लैंग्वेज टीचर जो है वो सबसे पहले बोलता है कि ये बयान सही दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसको साइन लैंग्वेज, ये अशिक्षित है, साइन लैंग्वेज आता ही नहीं है इसको। फिर भी जो त्यो उससे बयान लेते हैं। जी। फिर कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करते हैं तो सबसे पहले हमारा टीचर यही बोलता है कि साइन लैंग्वेज जानती ही नहीं है। बिल्कुल सही है। पढ़ाई आज के दिन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर। ये स्कूल जो चालू की है वो इसलिए नहीं, इसलिए कि पढ़ाना है। सबको पता है कि आज पढ़ाई से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या, और फ़ायदे के अलावा कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल। मेंटल विकास तो पढ़ाई से ही होता है। सो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको बाहरी ज्ञान नहीं मिलेगा, आप कैसे कम्युनिकेशन करोगे। खास करके डेफ बच्चे, उनको स्कूल आते हैं तभी वो सांकेतिक भाषा सीखते हैं। बिल्कुल। मैडम, आप खेल भी बच्चों को, यानी टूर्नामेंट्स भी आप कराती हैं, और वो बच्चे बड़े निखर के आते हैं। और कैसा, कितनी बार आपने अभी तक टूर्नामेंट्स कराए, और किस तरह के बच्चे वास्तव में खेल के प्रति उनकी स्पर्धा है? जो नैरेटिव है आज के दिन जी दिव्यांगता का, वो ये है कि इनको फ्रंट में लाना है, हमें जी आगे लाना है। तो उसका ज़रिया तो एक बहुत बड़ा है, वो स्पोर्ट्स है। जी। और आपको पता है कि ओलंपिक्स में जितने हमें गोल्ड्स नॉर्मल में मिले नहीं, जितने हमें पैरा में मिले। बिल्कुल सच है। ये बात आज हर भारतीय को पता है। तो चूँकि ये बच्चे फिजिकली फिट हैं, दिव्यांगता है इनमें,
लेकिन इनको हम अगर ये इनका फिज़िकल हम टैप करें मतलब इसका हम फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल, तो ज़रूर ये लोग कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल सच बात है। और चूंकि ये लोग फिज़िकली फिट हैं और इनमें खेलकूद की भावना इतनी स्ट्रॉन्ग है, कंपटीशन की भावना इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारी स्कूल का तो शुरू से रहा है खेलकूद। बिल्कुल 2013 से मैंने तो इसको बस वो बीड़ा उठा लिया है, जो भी उठा लिया है उसको आगे लेके गई हूँ, क्योंकि जी। मुझे ऊपर वाले को जवाब देना है जी कि मैंने क्या किया इस धरती पे आके। जी कुछ तो काम करा है मैंने। तो जितना भी हम काम करते हैं वो बहुत कम है, क्योंकि आगे बहुत काम है। जी। हमें लड़कियों का स्कूल अलग से बनाना है, लड़कियों का हॉस्टल, उनकी नीड्स अलग होती है। बिल्कुल सही। लड़कियों का हॉस्टल इतना ज़रूरी है। हमारे यहाँ 2022 में हमने एक कमरा लिया बाहर जी और हमने गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया। उसमें 9 लड़कियाँ, पहले साल 2023 में 9 लड़कियाँ आई। जी जी फिर 2023 में हमने शुरू किया, 23-24 में 9 लड़कियाँ आई। जी 24-25 में वो संख्या बढ़ गई, 28 से 30 हो गई, जी जी फिर 35 हो गई, अब रुकी नहीं है, 50 क्रॉस कर लिया है। जी तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि मैंने जो अप्लाई किया है, मैंने KDA में अप्लाई किया है ज़मीन, जी जी वो मेरी फ़ाइल पास कर दी है उन्होंने। UDH हमारे जो UDH मिनिस्टर से कहना चाहती हूँ कि इंसानियत के तौर पर इन बच्चों पे ध्यान दिया जाए, और एक लड़की को पढ़ाने एक मुहावरा जो है कि जी। एक लड़की को पढ़ा दिया तो आपने 7 पीढ़ियों को पढ़ा दिया। जी वैसे ही इन दिव्यांग लड़कियों के लिए भी लगता है, क्योंकि हमारी स्कूल 12वीं तक हो गई और जी। अब गर्ल्स हॉस्टल खोल दिया, तो हमारे यहाँ लड़कियाँ गंगानगर, बाड़मेर, जी झाजपुर, अजमेर, कहाँ से आती हैं लड़कियाँ, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल पूरे राजस्थान में 1 या 2 ही हैं। जी जी और तो इन लड़कियों को आप ये सोचिए, गर्ल्स हॉस्टल खोलते ही आने लग गई लड़कियाँ, इसका मतलब देयर वाज अ नीड। बिल्कुल ज़रूरत है, मतलब उनको देयर वाज अ नीड। मैडम, यानी स्टार्टिंग जब आपने किया और आज बहुसंख्यक मतलब दिव्यांग बच्चे हैं आपके पास, तो ज़मीन तो जगह तो कम पड़ती होगी, इसीलिए हमने गर्ल्स हॉस्टल अलग बनाने की सोची, गर्ल्स स्कूल और हॉस्टल, जी। क्योंकि गर्ल्स की नीड्स जो हैं वो अलग होती हैं। आज हम सिलाई करवा रहे हैं लड़कियों को, उसके साथ कशीदा भी सिखाते हैं। बॉयज़ को हम टेलरिंग सिखाते हैं, जी सिलना, लड़कियों हाँ। को कशीदा है और क्रोशे है, बहुत सारी चीज़ें हाँ। हैं जो हम सिखाते हैं लड़कियों को, तो उनकी नीड्स अलग होती हैं। लड़कियों को हम कंप्यूटर सिखाते हैं, वेल्डिंग नहीं सिखाते हैं हम कंप्यूटर्स को बिल्कुल। लड़कियों को। उसके अलावा गर्ल्स को भी तो खुले में खेलने की आज़ादी होती है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे हम उनको 24/7 उनको नहीं, उनके ऊपर निगरानी रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल आप नॉर्मल लड़कियों को नहीं रख सकते, आपको पता है कोटा शहर में क्या जी, क्या है। बिल्कुल सही। इनको आज नीड ऑफ द आवर है कि लड़कियाँ इतनी ही आज़ादी से रहें जितने लड़के रहते हैं। बिल्कुल हम 24 घंटे इन पे निगरानी नहीं रख सकते। इन अ बॉयज़ कंपाउंड में एक लड़कियों का हॉस्टल नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल सही। इनका हक है कि आगे तक पढ़ें। जी मैडम, अब भविष्य में क्या आपका प्लान रहेगा इस ओर? देखिए, एडवोकेसी फॉर दिव्यांगता, मुझे तो एक ही काम करना है, जी। मुझे इनकी लाइफ बेटर करनी है, इनके लिए जॉब्स क्रिएट करने हैं, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, और मुझे इनकी जो एट प्रेजेंट जो लाइफ है दिव्यांग बच्चों की, स्पेशली इन राजस्थान जो हम जो 3 टियर सिटीज़ में हैं, सोचिए सारा हमारा जितने बच्चे आते हैं वो सब गाँव से आते हैं। सो वो यहाँ आते हैं तो एक सिटी लाइफ देखते हैं, तो उनकी भी उम्मीदें बढ़ती हैं। आप उनको देख लीजिए, उनके पिताजी को देख लीजिए, आपको इतना डिफरेंस लगेगा जी। उन लोगों में। मॉडर्न आज AI आ गया है, उनको क्या नहीं आता है। एक दिन मैंने किसी से कहा मुझे रील बनाना नहीं आता है जी। तो बोला आप अपने दिव्यांग किसी बच्चे को दे दो, फट बना देगा रील। अच्छा
सो आपने जो बात की ना इनकी मेंटल जी, IQ, दे हैव एन IQ, दे हैव एवरीथिंग, बिल्कुल। दे नीड एन अपॉर्चुनिटी, उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए काम अपना दिखाने के लिए। मेरा नैरेटिव ये है कि हर एक बच्चे को का अधिकार है जी, इस ज़मीन पे आकर, इस धरती पे आके अपना हुनर दिखाने का। जी जी। मैडम, संस्कृत में भी बच्चे आपके मतलब उसको अपना रहे हैं, संस्कृत को? ऐसा है जी, क्लास 6 से संस्कृत शुरू होता है ब्लाइंड बच्चों के लिए। जी जी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लेट है, अच्छा। क्योंकि क्लास 6 में तो और सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। साइंस का तीनों सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। जी जी। तो वो 3 सब्जेक्ट अलग हो गए, बढ़ गए, सब्जेक्ट्स का भार बहुत होता है। तो लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जो आदमी बोलता है, तो अगर आप उसको जल्दी, जैसे हम कोई सिखाता थोड़ी ना लैंग्वेज, हिंदी बोलना कोई सिखाता थोड़ी ना। इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश वातावरण में, आपको जन्म से ही आने लग जाती है भाषा, आप सुनते सुनते। तो जितनी जल्दी एक लैंग्वेज आप शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आपका मानसिक विकास होगा उस लैंग्वेज की तरफ। मानसिक विकास तो इसलिए होगा कि संस्कृत के गुण आप सभी जानते हो, एक मैथमेटिक्स के जैसे संस्कृत होता है, और हमारे सारे वेद, हमारे शास्त्र सब संस्कृत में हैं। बिल्कुल। अगर हम आज, सबसे बड़ी कमी यही रही है, मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल से आती हूँ, तो मुझे तो हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती है। बिल्कुल सही। तो मैं संस्कृत सीखने चाह के भी नहीं सीख पाती हूँ। बिल्कुल। और सब कुछ संस्कृत में है। तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे, और दूसरी एक और बात, मेरे को पता चला कि संस्कृत के आजकल स्कॉलर्स ही नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर और ब्लाइंड बच्चे सब टीचिंग में जाते हैं, मोस्ट जॉब्स लेते हैं। अगर हमारे यहाँ हमारी स्कूल से जैसे म्यूज़िक सीखते हैं, वैसे अगर संस्कृत भी सीखें और संस्कृत टीचर बन जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए और उस बच्चे के लिए। बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए संस्कृत में। जी। सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जी, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला है। दिल्ली में है, 2015 में खोला उन्होंने, लेकिन उससे खोल रखा है, लेकिन कुछ काम नहीं हुए उससे ज़्यादा। जी जी। अभी मैंने मन की बात में एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को जी, कि इंडियन साइन लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है। हर थाने में, हर हॉस्पिटल में एक विशेषज्ञ होना चाहिए इंडियन साइन लैंग्वेज का, ताकि वो दिव्यांग बच्चा भी तो बीमार होता है। बिल्कुल। वो दिव्यांग बच्चा भी पेरेंट, माँ बाप बनेगा वो। अभी तो चलो दिव्यांग बच्चे के साथ उसके माँ बाप उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जब वो वृद्ध होगा और वो अपने वृद्ध होगा या बड़ा होगा, तब वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाएगा, तो कौन बात करेगा। बिल्कुल। तो इंडियन साइन लैंग्वेज हर स्कूल में, हर सामान्य स्कूल में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि हम बात करते हैं इनके समायोजन के, इंक्लूजन के लिए, कि सरकार ने कहा है कि हर स्कूल जो है, हर सरकारी स्कूल में इनको पढ़ाया जाए, ना कि इनके लिए अलग स्कूल हो। लेकिन कोई प्रावधान नहीं है। ब्लॉक लेवल पे एक टीचर होता है, ब्लॉक लेवल पे एक दिव्यांग टीचर होता है, या तो वो हियरिंग का होता है, या वो ब्लाइंड का होता है, या MR का होता है। बिल्कुल। अब वो ब्लॉक लेवल पे 25 स्कूलों में कैसे जाएगा, हफ्ते में एक दिन भी नहीं जा पाता। बिल्कुल। तो इनकी पढ़ाई का क्या, इनकी लैंग्वेज का क्या। और जब साइन लैंग्वेज नहीं आती है तो उसके बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, उसके ख़राब रिजल्ट्स होते हैं, जो बेचारे एकदम ऐसा लोनली फील करते हैं। उनको जॉब भी मिल जाता है तो उनका बहुत अकेला फील होता है, उनको लगता है कि हम कहाँ आ गए। बिल्कुल। ये थी बाधित बाल विकास केंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष सर्वेश्वरी रानीवाला। मूक बधिर बच्चों के लिए ये अच्छा काम कर रही हैं, और साथ ही बालिकाओं के लिए एक नए स्कूल और हॉस्टल के लिए भी ये प्रयासरत है, और बराबर इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए काम कर रही हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।